मार्केट के महारथी सेगमेंट में आज के गेस्ट हैं हमारे विकास खेमानी। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। मैं आपकी काफ़ी राह देख रहा था, इतनी सारी चीज़ें आपसे बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपकी जो हाल ही की ट्वीट थी वो थी सीमेंस के एक ट्रांजैक्शन पे, और मैं एक कंपनी के ऊपर आपकी टिप्पणी नहीं करूँगा हम बहुत डिटेल में, लेकिन एक बड़ी बड़ी व्यू कि कई बार क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर देती हैं जो बहुत ज़्यादा उचित नहीं होते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, और फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम शायद उसको एनालाइज भी नहीं करते हैं। इसके बारे में अगर आप चर्चा करना चाहें तो अपनी अपनी राय दें ज़रा खुल के, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं आपको और इस बारे ऑब्जर्व भी कर रहे थे आपकी ट्वीट। तो जी अजय, आई थिंक ये एक सीधा सीधा एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है। और ये मतलब जो एक मार्केट्स के अंदर एक बच्चा भी, उसको भी समझ में आ जाएगा कि एकदम ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, मोरालिटी, लॉ, एवरीथिंग इज देयर। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बिकॉज ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनका क्लाउड होता है और एक इंप्रेशन है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब अच्छा ही फॉलो करेंगी, और उस हिसाब से दे गेट अवे विद ऑल दिस थिंग्स। तो ये सही नहीं है। एंड मैं तो सबको बोलूंगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अपना proxy advisory firms, they should understand this, and and SEBI should also take a note, क्योंकि ये तो एकदम ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा है। एंड ये भी बता दूं मैं, मेरे पास सीमेंस के एक भी शेयर्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई कोई नुकसान हो रहा है इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। पर ये एक ऑब्वियस सा एंड ये बहुत बार हो चुका है, एक बार नहीं, सीमेंस ने पहले भी किया है, कंपनी लाइक नोवर्टिस ने किया है। आप एक नई 100% सब्सिडी खोल देते हैं, उसमें सारा लुक्रेटिव बिजनेस वहां ट्रांसफर करते हैं, और जो लिस्टेड कंपनी होती है वहां पे सब ऑप्टिमल काम करते रहते हैं। तो या तो आप उनको डीलिस्ट कर दीजिए। आपको काफी कंपनी है जिन्होंने हिस्टोरिकली डीलिस्ट भी किया है। तो कैडबरीज ने अपनी कंपनी को डीलिस्ट किया है, मेनी कंपनीज हैव डन। तो या तो आप डीलिस्ट कर दीजिए, या फिर अगर आप लिस्ट रखते हैं तो आप अपना वो नहीं रख सकते। आप इमेजिन कीजिए कि कोई अगर सेम चीज इंडियन प्रोमोटर करता है, तो उसको मीडिया, एजेंसी, सेबी सब पीछे लग जाता है कि कैसे किया आपने, और अप्रूवल्स नहीं मिलती है। पर ये जो बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज है वो इससे बच के निकल जाती है। तो ये मुझे लगता है कि सबको एक आवाज उठानी चाहिए। और इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर काफी हद तक बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसमें सेबी को बहुत क्रेडिट देनी चाहिए सबको। आई थिंक प्रोमोटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर बढ़ता रहे, ये सबके लिए अच्छा है, कंपनीज के लिए भी अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए भी अच्छा है। और ऐसे जब इवेंट होते हैं तो मुझे बनता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको हाईलाइट किया जाए, इनको होने से रोका जाए। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने यही बात इसीलिए उठाई आपसे क्योंकि आपकी क्रेडिबल वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट इकोसिस्टम में, और लोगों को प्रोत्साहन देगी कि जो चीज़ें ठीक नहीं है, उचित नहीं है, जो कदम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं करते हैं, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और ये बात सही है कि हमारे इकोसिस्टम में बदलाव आ रहे हैं। मैं एक नहीं बहुत सारे उदाहरण ले सकता हूँ जहाँ एक्टिविज्म शेयर होल्डर के बिहाफ पे अब शुरू हो रहा है, तो शायद इससे बेहतर होगा चीज़ें। एक अच्छा मार्केट के लिए इस डायरेक्शन मूव करना ज़रूरी है। दूसरा, हम आपसे ये भी बात करना चाह रहे थे कि आपकी एक्टिविटी, आपकी फर्म की हम ऑब्जर्व कर रहे थे। आपने एक हाल ही में एकदम बीटन डाउन कंपनी है एनबीएफसी, जो कि यूज शेयर और सीवी फाइनेंसिंग के स्पेस में काम करती है, उसमें आपने एक पार्टिसिपेट किया है। वो कंपनी एक रेजरेक्ट कर रही है, अपने आप को वापस से उठाना कोशिश कर रही है। एक समय में उसको नेक्स्ट श्रीराम ट्रांसपोर्ट बोला जाया करता था, वो हो नहीं पाया, लेकिन अब वो एक नेक्स्ट अवतार में आ रही है। अगर आप इसके बारे में बात करना चाहें, या मुझे सीवी फाइनेंसिंग के कारोबार आपको क्यों पसंद आता है ये बताएं। मैं इंडोस्टार कैपिटल की बात कर रहा हूँ वैसे। जी अजय, मैं एक स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे इसमें बहुत बड़ा एक्सपोजर भी है, तो स्टॉक स्पेसिफिक चीज से कमेंट करने से थोड़ा बचना चाहूंगा। हाँ, इनको इसमें बस एक ही है कि आपको कैसे, हमारा जो हाइपोथेसिस था कि ये काफी सस्ते भाव पे मिल रही थी, बुक वैल्यू से सस्ते भाव पे मिल रही थी, और जो मैनेजमेंट टीम नहीं आई है वो इसको रिवाइवल करने के लिए काफी केपेबल है, और अंडर लीवरेज एनबीएफसी है, तो यहाँ से ग्रोथ आने के लिए इनको बहुत ज्यादा चीजें सही होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एवरेज भी काम करेंगे तो रिटर्न अच्छा बन सकता है, ऐसे हमारी हाइपोथेसिस है। बट मैं इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं कॉन्वर्सेशन स्टॉक स्पेसिफिक अवॉइड करना चाहूँ। ठीक है विकास जी, बीच में एक ऐसा समय आया था जब इन्फ्लेशन ना बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके आरबीआई, हम सब लोग भी इसके इम्यून हो गए और वो इन्फ्लेशन कम भी हुआ है। मार्केट के लिए फिर और चैलेंजेस क्या है अभी?
अगर मैं आपसे चैलेंजेस के तौर पर पूछूं जो आपको लग रहा है कि डिस्टर्बिंग फैक्टर ऑफ द मार्केट्स हैं, वो कौन से हैं सर? सॉरी, आज किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, समझा नहीं मैं आपकी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट को मान लीजिए यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देने हैं, थोड़ा रुकना है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना है, तो उसकी वजह क्या बन सकती है? ये यूएस का डेट सीलिंग वजह बनेगा, भारत की अपनी अर्निंग्स का थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, इलेक्शन ईयर है, क्या हो सकते हैं ये वजह? जी, रिस्क और इसको जो आप बोलते हैं शॉर्ट टर्म रिस्क क्या हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म रिस्क हम कितना भी अनुमान लगाएं वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से ही आती है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई इसको बहुत बड़ा गैस किया जा सकता है। जैसे कि किसी ने गैस नहीं किया होगा कि एसवीबी का इवेंट होगा जिसने मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन आया। तो मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शंस आना एक उसके कारण बहुत हो सकते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कर्नाटक इलेक्शन का आउटकम खराब आएगा तो कलेक्शन हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो शॉर्ट टर्म रीजंस फॉर शॉर्ट टर्म करेक्शंस आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो आई मीन उसका गेस लगा के कोई फायदा नहीं है। विकास, ये बहुत सारे हम देख रहे हैं कि भारत में ईएमएस एक बड़ी स्पेस बनती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सिस्टम डिज़ाइन। पुराने ज़माने में जब एम्बर और डिक्सन लिस्ट हुए थे कब वही दो कंपनियां थे, लेकिन एक डेढ़ दो साल में कुछ आधा दर्जन से ज़्यादा कंपनीज बन गई हैं और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां, फॉक्सकॉन, एप्पल, सब यहाँ पे भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाह रही है और बदलाव भी देख रहे हैं। इस स्पेस पे आपकी क्या व्यू है? हम कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, बट आपको लगता है कि यहाँ पे बेट लेनी चाहिए स्पेस में? ट्रिगर्स क्या देखते ये हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अजय। तो आई थिंक एक आप देखिए, इंडिया, भारत, हमारा सारा आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग लगभग भारत बाहर से इंपोर्ट होता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और पिछले 2 साल में पेंडेमिक के बाद में सरकार ने पीएलआई के थ्रू और वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग थीम का बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें क्या होगा कि शुरू-शुरू में एप्पल जैसी कंपनीज आएंगी जो प्रोबेबली पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करेंगी। पर पर जब जैसे-जैसे समय बीतेगा वो यहाँ पे कंपोनेंट को आउटसोर्स लोकल करना चाहेंगी, क्योंकि कंपोनेंट्स को बाहर से मंगाने में लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, एफिशिएंसी सबका इम्पैक्ट आता है। तो इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जब मारुति इंडिया में आए थे तो 82 में समथिंग सारे उस समय लगभग 5-7 साल तक लगभग सारे पार्ट इंपोर्ट होते थे और धीरे-धीरे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री लोकली डेवलप हुई। जो 90% इंपोर्ट होता था वो 90% लोकली मैन्युफैक्चर होना चालू हो गया। तो आज हमारी जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, जो वर्ल्ड स्केल पे भी कॉम्पिटिटिव है, उस कैपेबिलिटी को बनने में वो शुरुआत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आज जो इंडिया में हो रहा है कि काफी बड़े प्लांट्स, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो और किसी भी क्षेत्र में हो, वो आए हैं। तो पहले वो शायद कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर धीरे-धीरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो गया। तो अंबर, डिक्सन काफी शुरुआत की उनकी स्टोरीज हैं, पर ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। जैसे आज ऑटो कंपोनेंट के स्पेस में आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 30-35 कंपनियां तो अच्छी बड़ी साइज वाली हैं। तो अगर मैं 10 साल बाद बात करूं तो शायद 30-35 कंपनियां आपको इस स्पेस में भी मिल जाएंगी। तो ये एक अर्ली स्टार्ट है, अर्ली शुरुआत है। इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि जो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होना है, ये इसी रास्ते से होगा। जी हाँ, एम्बर डिक्सन अर्ली कंपनीज थी, वो काफ़ी बड़ी बन गई, लेकिन एवलॉन टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, केन्स, सिरमा, एसजीएस, सेल्जर, बहुत सारी कंपनियां की अगर आप नंबर्स और आउटलुक अगर आप फॉलो करें एक्सचेंजेस पे तो आपको वो यूनिवर्स मिल जाएगा जिसके बारे में विकास बात कर रहे हैं। विकास, आखिरी सवाल मैं आपसे एक इन्वेस्टर बिहेवियर पे करना चाहूँगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ महीनों में सेबी और एनएससी ढेर सारी स्टडीज़ शेयर कर रही हैं अपने सिस्टम में, कि कोई बता रही हैं कि भाई सिर्फ 1% एफएनओ ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं, 99 पैसा तोड़ते हैं। कल शाम को बीएससी सेबी ने एक डेटा शेयर किया, उसमें बताया कि सिर्फ 3% इन्वेस्टर्स 5 साल तक म्यूचुअल फंड अपना होल्ड करते हैं, बाकी सब अंडर 2 इयर्स रिडीम करके चले जाते हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर सवाल उठ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी पे सवाल उठ रहा है? आप भी 27-28 साल बाजार में रह चुके हैं, अपने कुछ परिचय से बताइए, जो अपने तजुर्बे से कुछ बताइए जो हमारे व्यूअर्स सीख सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आई थिंक ऐसे सवाल मेरे को लगता है कि एक सही इन्वेस्टमेंट माहौल क्रिएट करने के लिए सही रहते हैं, क्योंकि आप 4 स्टॉक टिप दे देंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को खुद को काम करना पड़ता है। पर इस तरह का
जो है वो सही एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो जो सेबी और एनएससी और बीएसई सब अपने अपने तरीके से इन्वेस्टर्स को एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट्स एक बहुत डीप नॉलेज वाली चीज है। ये कोई आप ऐसा नहीं है 4 दिन टीवी देख के या 4 लोगों से बात करके और किसी को कॉपी करके पैसा बना सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म में हो सकता है बना सकते हैं, पर इवेंचुअली आप उससे ज्यादा वापस देख के जाएंगे। और ये नक्की है। और ये इतने बड़े डेटा शेयर करने की बात यही है कि F&O इतनी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि उसमें 10% लोग ही पैसा बनाते हैं। इसमें एक कम से कम इस दिखा रहा है आपको कि 90% लोग पैसा तोड़ते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप समझ के आओ तो आओ, नहीं तो मत आओ। नहीं तो आप अपना कुछ ना कुछ उसमें घर बार डुबाओगे, पैसा डुबाओगे। सेम चीज इन्वेस्टिंग के अंदर है। आप देख लीजिए, आप चलो अगले पिछले 20 साल का देख लीजिए। 20 साल पहले निफ्टी होता था 800 पॉइंट के ऊपर, आज हो गया ऑलमोस्ट 20 गुना हो गया, 20-22 गुना हो गया, राइट। अभी 20 साल में 20-22 गुना मतलब 17-18% की सीएजीआर होती है। तो आप इतने अगर लंबे समय में रहेंगे तो आपका पैसा 20-22 गुना हो सकता है। और आपने अगर एसआईपी भी किया होगा इस पीरियड में तो आपका बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन हुआ होगा। पर अगर आप लोग जो बात करते हैं रिस्क की, इस पीरियड में आप देखिए 20 साल के पीरियड में यूपीए 1, यूपीए 2, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 3 स्कैम, 2G स्कैम, ब्रेक्सिट, फ्रेजाइल 5 काइंड ऑफ क्राइसिस, चाइनीज अपना मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस, यूक्रेन वॉर, पेंडेमिक, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आईएलएफएस क्राइसिस। आप देख लीजिए हर साल कुछ न कुछ एक या दो सरकारें बदली है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है। उसके बावजूद भी बाजार ने 20 साल में 20-22 गुना रिटर्न दिया है। ये क्या दर्शाता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म करेक्शंस को देखे बिना, चिंता किए बिना आप लॉन्ग टर्म करते रहें तो आपका इक्विटी मार्केट में वेल्थ क्रिएशन होना ही होना है। हाँ, और स्पेशली जब इंडिया की जो एक गोल्डन एज चल रही है, क्योंकि इंडिया के सारे आप देखेंगे भी, हम यंगेस्ट कंट्री है, हमारा कंजम्पशन इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। और अभी तो एक बहुत अच्छा रिपेयर का माहौल बना हुआ है कि हमारी इकोनॉमिक रिपेयर बहुत अच्छे से हो रही है। और जैसे कि हमारी आज इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक जाएगी तो एक मैसिव वेल्थ क्रिएशन होगा। और ये कोई नेचुरल सी साइकिल है, इसमें मैं कोई नया आपको इंसाइट नहीं दे रहा हूँ। ये 5 ट्रिलियन जाना ही जाना है। आप कह सकते हो 1 साल बाद, 2 साल बाद प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर वो डायरेक्शन है तो मार्केट कैप क्रिएट होना ही होना है। तो इन्वेस्टर से मैं तो यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म को भूल जाएं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान रखें। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो आप उसमें पूरी तरह से ट्रेनिंग लीजिए, आप पूरी तरह से उसमें एक्सपर्ट बनिए, फिर आइए। आपको मतलब वो हर चीज में अप्लाई करता है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, चाहे आप आईटी में जाइए, चाहे आप मार्केट में जाइए। अगर आप एक्सपर्ट बन के आते हैं, नॉलेज के साथ आते हैं, तो आपको सक्सेस होना ही होना। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने पूरे सुझाव और साथ में अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सीख मिली होगी।